नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। लगातार दूसरे दिन बाजार ने जोरदार छलांग लगाई। आज सेंसेक्स एक बार फिर 50,000 को पार करने में कामयाब हो गया। निफ्टी भी 185 अंकों की बढ़त के साथ 15,100 के पार बंद हुआ। कोरोना के मामलों में कमी से बाजार को बूस्टर मिला। साथ ही ग्लोबल संकेतों ने भी बाजार में दम भरने का काम किया। आज की तेजी से निवेशकों को 2,80,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। बाजार को उम्मीद है कि कोरोना के मामलों में अब और बढ़ोतरी नहीं होगी और धीरे धीरे मामले कम होंगे। आज की बाजार की तेजी को ऑटो, बैंक और मेटल शेयरों ने सहारा दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्लू चिप कंपनियों में 0.6% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा। बजाज ऑटो, टाइटन, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स, इंडियन ऑयल और आयशर मोटर्स अच्छी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के दम पर ग्लैंड फार्मा 10% मजबूत होकर बंद हुआ। चौथी तिमाही में प्रॉफिट डबल होने के चलते ओरिएंट सीमेंट में 3% की तेजी रही। अदानी ग्रीन में 5% की मजबूती रही। खराब नतीजों के चलते भारतीय एयरटेल में 2% की गिरावट रही। आज बैंक निफ्टी 463 अंक चढ़कर बंद हुआ। दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स के जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। इस दौरान कंपनी को कुल 7,610 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि जी बिजनेस का अनुमान था कि 3,950 करोड़ का घाटा रहेगा। इसी दौरान पिछले साल कंपनी को कुल 9,894 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। चौथी तिमाही में कंपनी की कंसो आय बढ़कर 88,628 करोड़ रुपए रही थी। इसी दौरान पिछले साल कंपनी की कंसो आय 62,493 करोड़ रुपए रही थी। टाटा मोटर्स को एक मुश्त घाटा 13,350 करोड़ रुपए का रहा। कोरोना महामारी के कम होने के चलते विदेशी बाजार खुलने लगे हैं। इसकी गवाही जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात के आंकड़े दे रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक अप्रैल में देश में 25,226 करोड़ रुपए के जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात हुआ है। जीजेईपीसी के डेटा के मुताबिक पिछले साल कोविड संक्रमण के चलते लगाए गए प्रतिबंध के चलते जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात पूरी तरह से प्रभावित रहा। अप्रैल 2020 में सिर्फ 273 करोड़ रुपए के जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात हुआ। इस साल यानी अप्रैल 2021 में 16,538 करोड़ रुपए के कट एंड पॉलिश डायमंड का निर्यात हुआ है। अप्रैल 2020 में इस सेगमेंट में केवल 261 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सेबी ने इससे संबंधित सभी लोगों से राय मांगी है। इस स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज में रिटेल निवेशक, बैंक, विदेशी निवेशक और ज्वेलर्स के साथ अन्य सभी लोग कारोबार कर सकेंगे। इसमें नए इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स के जरिए कारोबार किया जा सकेगा। इसे सिक्योरिटीज के रूप में नोटिफाई किया गया है। इसका सेटल T+1 यानी कारोबार के एक दिन बाद होगा। ये सेटल उसी तरह से होगा जैसे शेयरों में होता है। सेबी ने इस संबंध में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें उसने राय मांगी है कि सेबी ने कहा कि इस संबंध में सभी संबंधित पक्ष 18 जून तक अपनी राय दे सकते हैं। खाने पीने के सामान में हाल के दिनों में हुई बढ़ोतरी के बाद सरकार ने जमाखोरों पर सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। हाल ही में दाल के इंपोर्ट में छूट देने के बाद अब केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो दालों के रेट को काबू में रखने के लिए सख्त कदम उठाए। केंद्र ने राज्यों से ये भी कहा है कि दालों के मिलर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स के स्टॉक चेक करें और इसमें कोई गड़बड़ी मिलने पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई करें। उपभोक्ता मामलों के सचिव और कृषि सचिव के बीच बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही केंद्र ने राज्यों से खाने के तेल सहित 22 जरूरी कमोडिटी की कीमतों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही राजस्थान में पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 103 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भी पेट्रोल का भाव 103 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल 27 पैसे महंगा होकर 92 रुपए 85 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा होकर 83 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इस महीने अब तक पेट्रोल 2 रुपए 45 पैसे और डीजल 2 रुपए 78 पैसे महंगा हो चुका है। इस महीने पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 बार इजाफा हुआ।
अगस्त 2021 में आप भी अपने नए मकान में गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड की दूसरी लहर के चलते प्रोजेक्ट निर्माण बाधित हुआ है। लिहाजा करीब 4.25 लाख घरों के पोजीशन में देरी हो सकती है। इसमें बड़ा हिस्सा एनसीआर का है, जहां 1,16,000 घरों का पोजीशन लेट हो सकता है, तो वहीं एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 1,09,000 घरों के कब्जे का समय बढ़ेगा। दूसरे शहरों की बात करें तो बेंगलुरु में 56,000, पुणे में 74,000, कोलकाता में 27,000, चेन्नई में 21,000, हैदराबाद में 15,000 घरों के पोजीशन में देरी की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार जिन प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन डिले होने की संभावना है, उनमें 40% हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग का है। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने कोरोना काल में अपनी सभी वारंटी और फ्री सर्विस की अवधि को 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इसका फायदा उन सभी टू व्हीलर ग्राहकों को मिलेगा जिनके व्हीकल की फ्री सर्विस, वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी 1 अप्रैल 2021 और 31 मई 2021 को खत्म हो रही है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कई राज्यों में प्रतिबंधों के चलते आवाजाही बंद है, इसलिए 31 जुलाई 2021 तक होंडा के ग्राहकों को ये सभी सर्विसेज मिलती रहेंगी। हीरो मोटो के अलावा दूसरी ऑटो कंपनियों ने भी अपनी सर्विसेज और वारंटी पीरियड को आगे बढ़ाया। पबजी मोबाइल गेम अब नए अवतार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से भारत में वापसी करने जा रहा है। गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन आज से गूगल प्ले स्टोर पर लाइव होगा। हालांकि गेम कब रिलीज होगा इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन लिंक लाइव होने के बाद ये जल्द ही लॉन्च हो सकता है। दक्षिण कोरियाई गेम डेवलपर्स कंपनी क्राफ्टॉन ने इससे पहले एक बयान में जारी करते हुए कहा था कि प्री रजिस्ट्रेशन करने वाले फैंस स्पेसिफिक रिवॉर्ड्स के लिए क्लेम कर सकेंगे। ये रिवॉर्ड्स केवल भारतीय प्लेयर्स के लिए ही होंगे। कंपनी ने कहा है कि इस बार डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाएगा। ताउते तूफान के बाद मुंबई के समंदर में भारत के 4 जहाज फंस गए हैं। इनमें जहाजों पर 710 लोग फंसे हैं। इनमें से अब तक 215 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा फील्ड्स में बार्ज P305 पर रेस्क्यू मिशन जारी है। इस पर सबसे ज्यादा 273 लोग सवार थे। इनमें से 173 को रेस्क्यू किया गया है। बार्ज P305 के रेस्क्यू में INS कोलकाता और INS कोच्चि जुटे हुए हैं। अगले कुछ घंटों में सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिए जाने की संभावना है। इनके अलावा बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर पर 137 सवार थे। इनमें से 38 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 2 जहाजों तक मदद पहुंच रही है। चक्रवाती तूफान ताउते महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाकर आगे बढ़ गया है। इसमें 6,349 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। जान गंवाने वालों में से 4 रायगढ़ जिले से, रत्नागिरी और ठाणे से 2-2 लोग, सिंधुदुर्ग और धुले से 1-1 लोग हैं। एक व्यक्ति की मौत मुंबई के मीरा रोड इलाके में हुई है। प्रभावित इलाके में नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ सिंधुदुर्ग जिले में करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुंबई में 479 स्थानों पर पेड़ गिरे हैं और 60 से अधिक जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। सैकड़ों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। तूफान के चलते लोकल, मोनोरेल और उड़ानें भी प्रभावित हुई। चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात में आगे बढ़ रहा है और अब ये राजस्थान में पहुंचने वाला है। सौराष्ट्र के 17 जिलों में तबाही मचाने के बाद अब तूफान आगे बढ़ रहा है। सौराष्ट्र के कई जिलों में अब भी तूफान का भारी असर। अमरेली, जाफराबाद और भावनगर में जोरदार बारिश हो रही है। अमरेली में तेज हवाओं के चलते 200 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो चुके हैं। पेड़ों के गिरने से कई जगह आवागमन थम गया है। बिजली के खंभे गिरने से सैकड़ों गांवों में बिजली प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि ताउते सोमवार की रात करीब 10:30 बजे सौराष्ट्र से टकराया था। पीएम मोदी ने आज कोरोना वायरस की स्थिति पर देश के 9 राज्यों के 46 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु समेत दिल्ली के जिलाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग, कंटेनमेंट और वैक्सीनेशन का मंत्र दिया है। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना से जंग में फील्ड कमांडर बताया। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं।
देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने लगी है। बीते दिन देश में 2,63,533 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। ये लगातार दूसरा दिन रहा जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले हैं। इससे पहले रविवार को 2,82,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,22,391 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ये एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 8 मई को 3,86,000 लोग ठीक हुए थे। हालांकि मौत का आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। सोमवार को देश में रिकॉर्ड 4,334 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं कोरोना महामारी के बीच बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू हो जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि कोवैक्सीन, जिसे 2 से 18 साल की उम्र वालों के लिए की तरफ से स्वीकृति की जा चुकी है। हमारा वैक्सीन, उसको परमिशन दी गई है कि वो बच्चों में आप ट्रायल आगे लेके जाएं। उस वैक्सीन के अभी ट्रायल जो है वो 18 से ऊपर का हुआ है, इसलिए वो रिकमेंडेशन 18 के ऊपर की है। लेकिन बच्चों में ये इस्तेमाल हो और उसमें क्या रिस्पांस है, उसका भी उनको ट्रायल की परमिशन मिली है। और वो काम मुझे बताया गया है कि अगले 10-12 दिन में ये काम भी शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब प्लाज्मा थेरेपी से नहीं किया जाएगा। आईसीएमआर ने इसे कोरोना के इलाज में असरदार नहीं मानते हुए इस पर रोक लगा दी है। आईसीएमआर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में प्लाज्मा थेरेपी उतनी कारगर नहीं रह गई है जितनी पहले थी। आईसीएमआर ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना मरीजों को 3 कैटेगरी में बांटते हुए उनका इलाज किया जाएगा। हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में ही रहकर आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। मध्यम मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 के बीच है, उनको कोरोना वार्ड में, और ऐसे गंभीर मरीजों को जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है, उन्हें आईसीयू में भर्ती करने का दिशा निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में इस महीने वैक्सीनेशन ड्राइव काफी स्लो रहने वाली है। राज्य में वैक्सीन की भारी किल्लत है और इस महीने इसमें सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही है। राज्य के पास इस समय करीब 6 लाख डोज का स्टॉक है। जानकारों के मुताबिक यह स्टॉक सिर्फ 3 दिन ही चल सकता है। इस बीच अगले 3 दिनों में केंद्र सरकार महाराष्ट्र को 50,000 डोज देने वाली है। वैक्सीन की किल्लत के चलते राज्य में रोजाना सिर्फ 1.5 लाख लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पा रहा है, वो भी सिर्फ 45 साल से ऊपर वालों का। जानकारों के मुताबिक पूरी मई महीने में वैक्सीन की किल्लत जारी रह सकती है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हुए एक सर्वे से पता चला है कि भले ही कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यह खतरा सबसे ज्यादा युवाओं पर ही मंडरा रहा है। सर्वे के दौरान अस्पताल ने पिछले साल से लेकर अब तक भर्ती हुए 45 साल से कम उम्र के मरीजों का डेटा इकट्ठा किया है। डेटा से पता चला है कि पिछले वर्ष कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या केवल 2% थी, जबकि इस बार केवल 5 महीने में ही इससे दोगुने लोगों की जान जा चुकी है। ये सर्वे दिल्ली एनसीआर में मौजूद मैक्स के सभी 7 अस्पतालों में किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं में अभी वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है, इसकी वजह से ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी में अपने परिजनों को गंवाने वाले परिवारों के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रत्येक कोरोना मृतक के परिवारों को सरकार की ओर से 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इस मुआवजे से परिजनों को तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन संकट से जूझ रहे परिजनों को थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में अपने माँ बाप या कमाने वाले परिजनों को गंवाने वाले बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण का खर्च भी सरकार उठाएगी। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद वो जिंदगी की जंग हार गए। डॉक्टर अग्रवाल 62 साल के थे। डॉक्टर अग्रवाल पिछले साल भर से कोविड महामारी पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे और बीमारी के तरह तरह के पहलुओं और इसके प्रबंधन के बारे में बात कर रहे थे। उनके ट्विटर प्रोफाइल पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने सोमवार को रात 11:30 पर कोरोना महामारी के कारण दम तोड़ दिया। उन्हें 1 सप्ताह से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की टूल किट शेयर की है। इसे लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का टूल किट चल रहा है और वो महामारी के इस समय में भी राजनीति कर रही है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कोरोना की दूसरी लहर से
किसी न किसी तरह फायदा उठाया जाए। इसके अलावा पात्रा ने इंडियन स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस सोच रही है कि कोरोना की दूसरी लहर आई है, उससे कैसे फायदा उठाया जाए। संबित पात्रा ने कहा कि आज वो दस्तावेज उनके हाथ आ गया है जिसके सहारे राहुल गांधी रोज सुबह उठकर ट्वीट करते थे। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव गौड़ ने इस टूल किट को नकली बताया है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी को तबीयत खराब होने की वजह से कोलकाता SSKM अस्पताल ले जाया गया है। इससे पहले मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को SSKM अस्पताल के वुडवन ब्लॉक में सुबह 3 बजे भर्ती कराया गया था। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में CBI ने तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों और 1 विधायक के साथ पार्टी के पूर्व नेता को कल गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 घंटे तक CBI ऑफिस में धरने पर बैठी रहीं, जबकि उनके समर्थकों ने परिसर को घेरे रखा। CBI की विशेष अदालत ने इस मामले में फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को जमानत दे दी थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट निचली अदालत के आदेश के अमल पर उन्होंने रोक लगा दी। पंजाब में कांग्रेस के बीच जारी कलह लगातार बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में पंजाब के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर 5 मंत्रियों, 7 विधायकों और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने एक मीटिंग की और इस दौरान पूरी स्थिति को लेकर चर्चा की गई। इस मीटिंग को गुप्त रखने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया को जानकारी मिल गई। चरणजीत सिंह चन्नी वही मंत्री हैं जिनके ऊपर 2 साल पहले एक IAS अफसर ने मीटू के आरोप लगाए थे। हाल ही में पंजाब महिला आयोग ने इस पूरे मामले को फिर से खोलने की तैयारी कर ली है। बैठक में शामिल मंत्रियों और विधायकों का मानना है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उन्हें चुप करवाने के लिए उन पर झूठी जांच शुरू कर दी जाती है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के लोनावला स्थित बंगले पर CBI ने छापेमारी की है। तो लोनावला के कूड़ेगांव परिसर स्थित बंगले पर CBI की टीम पहुंची। CBI ने कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं, साथ ही वहां के CCTV फुटेज को भी खंगाला है। ये छापेमारी किस सिलसिले में हुई है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रताप सरनाईक और उनके बेटे से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की थी। CBSE बोर्ड वाले स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को 10वीं के रिजल्ट के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बोर्ड ने फिलहाल 20 जून को रिजल्ट नहीं जारी करने का फैसला किया है। इसका सर्कुलर जारी हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बोर्ड का यह अहम फैसला है। बोर्ड ने स्कूलों को 25 दिन का अतिरिक्त समय रिजल्ट अपलोड करने के लिए दे दिया है। अब 30 जून तक स्कूल की तरफ से बोर्ड को रिजल्ट भेजे जा सकेंगे। इसके बाद बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्कूलों के रिजल्ट भेजने के बाद CBSE को रिजल्ट बनाने में करीब 5 से 7 दिन और लगेगा। ऐसे में अब 10वीं का रिजल्ट जुलाई में ही आएगा। अमिताभ बच्चन मुंबई के उन कई लोगों में से एक है जिनकी संपत्ति को सोमवार को आए ताउते तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बात की जानकारी अमिताभ ने खुद अपने ब्लॉग पर एक स्टेटमेंट जारी करके दी है। उन्होंने बताया कि कल रात उनके ऑफिस जनक में पानी भर गया और उनके स्टाफ मेंबर्स के लिए ऑफिस में बने शेल्टर एरिया भी तेज हवाओं में उड़ गए। अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा कि ऐसी परिस्थितियों में भी कर्मचारी अद्भुत हैं। उनकी यूनिफॉर्म पूरी गीली होने के बाद उन्होंने काम करना जारी रखा। इस संघर्ष में उन्होंने अपनी कपड़ों की अलमारी दे दी क्योंकि नुकसान की मरम्मत में पूरी तरह से भीग गए थे। जैकलीन फर्नांडीज जल्द ही अपना हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म वुमेन्स स्टोरीज के साथ जैकलीन का ये हॉलीवुड प्रोजेक्ट 6 कहानियों की एक फिल्म होगी जिसे 6 अलग अलग फीमेल डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगी। साथ ही अभी फिल्मों की स्टार कास्ट भी फीमेल होगी। जैकलीन फर्नांडीज लीना यादव निर्देशन में बनने जा रही फिल्म शेयरिंग अ राइड में नेपाल की ट्रांसजेंडर मॉडल अंजलि लामा के साथ नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि जैकलीन ने बीते साल अक्टूबर में ही फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी। फिल्म का अधिकतर हिस्सा मुंबई में शूट हुआ है और कुछ मुख्य हिस्से CST के आसपास के इलाके में शूट किए गए हैं। फिल्म में जैकलीन का किरदार एक पुलिस ऑफिसर का है। Amazon प्राइम वीडियो की ओरिजिनल वेब सीरीज द फैमिली मैन ने दर्शकों के दिलों में वो छाप छोड़ी है कि अब लोग इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों के इसी उत्साह और प्यार को देखते हुए मेकर्स ने मनोज बाजपेयी अभिनीत द फैमिली मैन के दूसरे सीजन का ऐलान, जो पहले फरवरी 2021 को रिलीज होने वाला था, लेकिन तांडव सीरीज के विवाद के बाद रिलीज चल गई थी और अब ये वेब शो महीने में रिलीज होगा। मनोज बाजपेयी की एक्शन स्पाई थ्रिलर द फैमिली मैन 2 जून महीने में 4 तारीख को स्ट्रीम होगी, जबकि शो का ट्रेलर कल यानी 19 मई को रिलीज होगा, जिसमें शो की स्ट्रीम डेट का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति और हॉलीवुड स्टार निक जोनास हाल ही में
सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब निक जोनस ने खुद सोमवार को अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि अब वे बिल्कुल ठीक हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुके हैं। वहीं निक ने फिर से शो की शूटिंग करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि बाइक से गिरने के कारण उनकी पसली की हड्डी में एक छोटा सा क्रैक आ गया था। इसके अलावा कई अन्य चोटें भी आई थी। ओलंपिक पदक जीत चुके पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है। इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। सुशील एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान की कथित हत्या में शामिल होने के आरोप का सामना कर रहे हैं। सागर धनखड़ नाम के उस पहलवान की इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के ही एक स्टेडियम में मौत हो गई थी। सुशील कुमार की ओर से दायर याचिका में अधिवक्ता कुमार वैभव ने कहा है कि आवेदक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण रूप से निराधार और बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य आवेदक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। बता दें कि अदालत ने 15 मई को सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है। क्रिकेट रिद्धिमान साहा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। वो दिल्ली में 17 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद कोलकाता लौट गए हैं। कुछ दिन परिवार के साथ रहने के बाद वे 24 मई को मुंबई में भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्वारंटाइन रहेंगे। आईपीएल के 14वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलने वाले साहा 4 मई को कोरोना संक्रमित हो गए थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए वो चुने गए। टीम इंडिया अगले साल नवंबर में बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी। भारतीय टीम 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज पर खेलेगी। भारतीय टीम काफी लंबे समय के बाद बांग्लादेश का दौरा करेगी। इसमें पहले टीम इंडिया 2015 में वहां गई थी। कोरोना के चलते पिछले साल लगे लॉकडाउन की वजह से कई क्रिकेट इवेंट कैंसिल कर दिए गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच फिक्सिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं 5 सट्टेबाजों को भी सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी है। 2018 में अल जजीरा टीवी ने क्रिकेट में फिक्सिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया था। मामला सामने आने के बाद आईसीसी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी थी। 3 साल तक मामले की जांच करने के बाद आईसीसी ने अपनी रिपोर्ट में फिक्सिंग के आरोपों को नकार दिया था और कहा कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। महिला क्रिकेटर प्रिया पुनिया की मां का मंगलवार को कोरोना की वजह से निधन हो गया। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि प्रिया को अगले महीने टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करना है। प्रिया से पहले महिला टीम की सीनियर मेंबर वेदा कृष्णमूर्ति ने भी कोरोना की वजह से अपनी माता और बहन को खो दिया है। वहीं बैडमिंटन में भी भारत को झटका लगा है। मशहूर अंपायर और BWF अधिकारी मेमोरी सुधाकर भी कोरोना की वजह से गुजरे।